वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 12th होम साइंस का एक चैप्टर ये करेंगे। तो ये मुझे लगा कि आप लोगों को समझा देना चाहिए, तो ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है और इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और समझ लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 14th है और इसका नाम है निगमित संप्रेषण तथा जनसंपर्क। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो संप्रेषण क्या होता है, निगमित संप्रेषण क्या होता है और जनसंपर्क क्या होता है, और संचार के जो 7C होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको आज अपनी क्लास में डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि संप्रेषण क्या होता है। संप्रेषण का मतलब होता है संचार होता क्या है। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच लिखित, मौखिक, सांकेतिक अथवा प्रतीकात्मक माध्यम से सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, इसका तात्पर्य है कि संप्रेषण करने के लिए कितने व्यक्ति होने चाहिए, दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, और उनके बीच जो संप्रेषण होगा वो चाहे लिखित प्रारूप में होता हो या फिर मौखिक, वो एक दूसरे को क्या करें, लिखने के माध्यम से अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाएं लिख के, या फिर मौखिक रूप से शब्दों में बोल के पहुंचाएं। सांकेतिक में मतलब होता है कि वो अपने सांकेतिक भाषा, हाव भाव के माध्यम से क्या करे, दूसरे को संकेत दे। प्रतीकात्मक का मतलब होता है किसी जो सिंबल्स होते हैं, प्रतीक के माध्यम से क्या करे, अपनी जो विचार है, भावनाएं हैं, दूसरों को व्यक्त करे। तो ये सारे माध्यम क्या कहलाएंगे, विचारों को व्यक्त करने के माध्यम होते हैं, आदान प्रदान के माध्यम होते हैं। तो ये सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। तो संप्रेषण क्या होता है, समझ आ गया ना। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जब लिखित, मौखिक, सांकेतिक अथवा प्रतीकात्मक माध्यम से सूचनाओं अथवा विचारों का आदान प्रदान होता है, मतलब एक व्यक्ति अपने जो भाव और विचार है वो दूसरे व्यक्ति को बताएगा, और जो दूसरा व्यक्ति है, जो एक व्यक्ति बता रहा है, जो अपनी भावना और विचारों को जिस शब्दों में बता रहा है, उसी शब्दों में उन्हीं क्या कहते हैं, अर्थ के अनुसार जो सामने वाला है उसे समझ लेता है। तो उसे कहते हैं कि संप्रेषण। और संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है। लिखित, मौखिक, सांकेतिक अथवा प्रतीकात्मक माध्यम से सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। तो संप्रेषण समझ आ गया ना आप लोगों को। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि संचार, जो संप्रेषण होता है, जो संदेश होता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा, उसके जो 7C होते हैं वो कौन से होते हैं, इनको समझ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं कि संचार के जो 7C हैं वो कौन से होते हैं और कौन से होते हैं, उनका नाम क्या है, ये सब पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इसको। पहला है संक्षिप्तता। जो भी आप संदेश किसी व्यक्ति को बता रहे हैं, जो भी आप अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति को प्रदान करेंगे, वो कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। जो भी आप अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वो संक्षिप्त शब्दों में होने चाहिए। बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं होना चाहिए। बहुत ही कम लाइनों में बहुत ही सटीक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आप अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति को समझा सके। तो संप्रेषण कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, मतलब कम शब्दों में, और बहुत अच्छा संप्रेषण होना चाहिए, ताकि सामने वाले को आपकी बात आप जिस तरीके से समझाना चाह रहे हैं उस तरीके से उसको समझ में आ जाए। तो संक्षिप्त होना चाहिए, कंसाइजनेस होनी चाहिए। यह सूचित किया जाना चाहिए कि संदेश संक्षिप्त हो, जिससे पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। संक्षिप्त होना चाहिए और इस तरीके का होना चाहिए जो पाठक है उनका ध्यान क्या करे, अपनी तरफ करे। ऐसा जो है संदेश होना चाहिए और उसकी संक्षिप्तता होनी चाहिए। अगला है मूर्तता, मतलब कॉन्क्रीटनेस कैसी होनी चाहिए। जो संदेश है वो कॉन्क्रीट होना चाहिए, मूर्त होना चाहिए। ठोस संदेश ठोस होना चाहिए, जिसमें कहीं जाने वाली सब बातों का अर्थ हो, परंतु वह लंबाई में छोटा हो। मतलब जो अपने विचार और जो आप अपनी बात कहने जा रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, ठोस होनी चाहिए, और उसमें जो भी बातें कहे जा रही हैं, उसमें जो भी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, वो सब कैसे होने चाहिए, उन सब शब्दों का अर्थ होना चाहिए, परंतु वह लंबाई में छोटा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा शब्द नहीं होने चाहिए। शब्दों की जो मात्रा है वो सीमित होनी चाहिए, और वो शब्द कैसे होने चाहिए, अर्थपूर्ण होने चाहिए, ताकि अपने जो भी शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं वो शब्द हमारे जो भाव हैं उनको व्यक्त कर सकें। तीसरा है स्पष्टता का मतलब होता है क्लैरिटी। संदेश हमेशा कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। ऐसे होना चाहिए कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो उसे आसानी से समझ सके। तो संदेश सदैव उपयुक्त और सुस्पष्ट अर्थ देने वाला होना चाहिए, जो विभिन्नता उत्पन्न न
उत्पन्न ना करे और पाठक को उलझने में ना डाले। संदेश का हमेशा कैसा होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे शब्दों का संदेश में प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हो, कि आप कहना कुछ और चाह रहे हैं, सामने वाला आपके शब्दों का कोई और अर्थ निकाल के उसको आपके विचारों को कुछ और समझ रहा है। तो संदेश हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो उसमें शब्द हैं वो हमेशा स्पष्ट होने चाहिए, और ताकि वो शब्द क्या करें, जो व्यक्ति सामने वाला है उसमें विविधता उत्पन्न ना करें और पाठक को उलझने ना दे। जो भी बात सामने वाला व्यक्ति कह रहा है वो सीधी तरीके से उसी बात को समझ ले। संपूर्ण, कंप्लीटनेस होनी चाहिए। जो भी संदेश होना चाहिए, जो भी आप अपने बात कह रहे हैं, जो भी मैसेज देना चाह रहे हैं, वो हमेशा कैसा होना चाहिए? संपूर्ण होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि संदेश पूर्ण अर्थ देने वाला हो तथा पाठक को पर्याप्त जानकारी दे सके। जो भी संदेश है वो हमेशा पूर्ण होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए, और जो संदेश है वो हमेशा पाठक को जो है पर्याप्त जानकारी देने वाला होना चाहिए, मतलब अर्थपूर्ण होना चाहिए, निरर्थक वाला नहीं होना चाहिए। शिष्टाचार का मतलब होता है क्यूरियोसिटी। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संदेश प्रेषक की शिष्ट अभिव्यक्ति पर बल देता है और उसे अपने पाठकों को समुचित सम्मान, शुभकामनाएं तथा उनके हित की बातें करनी चाहिए। जो संदेश है वो शिष्टाचार पूर्वक क्या है, सामने वाले को दिया जाना चाहिए, सामने वाले को संप्रेषित किया जाना चाहिए। जो संदेश है वो प्रेषक की शिष्टता और अभिव्यक्ति पर भी बल देता है कि सामने वाला किस तरीके से अपनी बात को रख रहा है और किस शिष्टता से रख रहा है, कि अभद्रता से रख रहा है। तो अभद्रता से रखेगा तो कोई उसकी बात को सार्थक रूप से नहीं लेगा। तो संदेश हमेशा शिष्टाचार के साथ देना चाहिए और जिनको भी दिया जा रहा है उनके प्रति समुचित सम्मान, शुभकामनाएं और हमेशा उनके हित की बात करनी चाहिए। तभी जो श्रोता हैं वो आपके संदेश को सुनेंगे। अगर आप श्रोताओं के हित की बात नहीं करेंगे तो वो आपके संदेश को सुनने में कोई भी रुचि नहीं लेंगे। अगला है परिशुद्धता, करेक्टनेस। संदेश के सही होने की जांच की जानी चाहिए, इसमें व्याकरण की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। संदेश, जो भी आपका संदेश है वो हमेशा करेक्टनेस मतलब एकदम करेक्ट होना चाहिए। उसमें कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार की जो लिखावट है, जैसे लिख के आप किसी को संदेश दे रहे हैं पत्र के माध्यम से, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आप अपने शब्दों के माध्यम से मौखिक रूप से कह रहे हैं तो आपके जो शब्द हैं उनमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। शब्द हमेशा सही, स्पष्ट, सटीक और मूर्ध होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए। तो उसमें किसी प्रकार की व्याकरण की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। संदेश हमेशा परिशुद्धता को मानता है, संदेश में करेक्टनेस होनी चाहिए। 7C लास्ट वाला है सोच विचार, मतलब कंसीडरेशन। जो संदेश है वो हमेशा सोच विचार के क्या है, जो संप्रेषित किया जाना चाहिए। संदेश को पूरे सोच विचार के साथ तैयार किया जाना चाहिए। इसमें अपनी अभिवृत्ति पर बल ना दें कि मैं और हम जैसे शब्दों पर। जो संदेश है उसमें उसको संप्रेषित करने से पहले पूरी तरीके से सोच विचार कर लेना चाहिए कि हमारा संदेश किस क्षेत्र के लिए है और किस प्रकार का है, लोगों को आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा। उसमें जो भी शब्द हैं वो सटीक, स्पष्ट और मूर्त, संक्षिप्त होने चाहिए और आपका संदेश संपूर्ण होना चाहिए, शिष्टाचार पूर्वक होना चाहिए, परिशुद्धता होनी चाहिए। जब इन सब बातों की उसमें क्या होगी, स्पष्टता होगी और इन सब बातों का समाहन होगा तो वो संदेश हमेशा कैसा होगा, अच्छा माना जाएगा और वो सफल माना जाएगा। संदेश में किसी प्रकार के मैं और हम जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये संदेश जो संप्रेषण होता है उसको निरर्थक करते हैं और श्रोताओं की रुचि को आकर्षित नहीं करते हैं। श्रोता आपके संदेश की ओर आकर्षित नहीं होंगे। तो ये 7C थे संचार के। तो संचार के ये 7C पूछे जाते हैं और की 7C कौन कौन से होते हैं उनके नाम पूछे जाते हैं। तो इन सबके नाम की जो स्टार्टिंग है इंग्लिश में देख रहे हैं आप, सी से स्टार्ट हुई है। कंसाइजनेस होनी चाहिए, कॉन्क्रीटनेस होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। तो सारे सी क्या है, सी से स्टार्ट हुए, इसलिए ये संचार के सी कहलाते हैं और 7 है तो 7C कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आप समझते हैं कि विस्तार क्या होता है। विस्तार को समझ लेते हैं कि विस्तार किसे कहते हैं। संप्रेषण अथवा प्रकार का अधिक से अधिक क्षेत्रों तक फैलाव विस्तार कहलाता है। जो भी संप्रेषण कर रहे हैं, जो संदेश आप लोगों तक संप्रेषित करना चाहते हैं, संचार जिस भी संदेश का कर रहे हैं उस संदेश का अधिक से अधिक क्षेत्रों में फैलाव, मतलब बहुत दूर दूर तक उस संचार को भेजा जाए और वो बहुत
अधिक लोगों तक, बहुत अधिक जनता तक फैले तो उस संदेश का विस्तार क्या कहलाएगा? फैलाव, विस्तार कहलाता है। निगमित संप्रेषण क्या होता है? यह स्थानीय और वैश्विक स्तर पर कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, नियोजकों तथा अन्य व्यक्तियों के साथ संप्रेषण का सक्षम एवं प्रभावी मार्ग है। जो निगमित संप्रेषण होता है वो स्थानीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, जो भी नियोजक होते हैं, व्यक्तियों के साथ संप्रेषण का एक सक्षम एवं प्रभावी मार्ग है। इन लोगों के साथ, जो भी इस स्तर के व्यक्ति होते हैं, उनके साथ संप्रेषण करने का एक प्रभावी मार्ग है। इसको प्रबंधन के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में माना जाता है। आप समझते हैं कि आंतरिक और बाह्य संप्रेषण क्या होता है। आंतरिक संप्रेषण क्या होता है, बाह्य संप्रेषण क्या होता है। आंतरिक संगठन नियोक्ता एवं कर्मचारियों के बीच होता है। जो आंतरिक संप्रेषण होता है वो किसी संगठन और किसी का जो संस्था है उसके जो कर्मचारी होते हैं, उन कर्मचारियों के आपस में जो संदेश का आदान प्रदान होता है वो आंतरिक संप्रेषण कहलाता है। यह किसी संगठन को बांधे रखने, कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने, पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने तथा धीरे धीरे होने वाली क्षति को कम करने में महत्वपूर्ण साधन समझा जाता है। कौन सा? आंतरिक संप्रेषण क्या होगा? किसी संगठन और कर्मचारियों के बीच में जो उनके विचारों और आदान प्रदान होता है, वो विचारों का आदान प्रदान होता है, वो आंतरिक संप्रेषण कहलाता है। और ये कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाता है, पारदर्शिता को प्रोत्साहित करता है। बाह्य संप्रेषण क्या होता है? बाह्य संप्रेषण संगठन के बाहर, बाह्य संप्रेषण समझ लेते हैं। बाह्य संप्रेषण क्या होता है? तो बाह्य संप्रेषण संगठन के बाहर सरकार, उनके विभागों, ग्राहकों, वितरकों, अंतर निगमित संस्थाओं, जनसाधारण इत्यादि को संदेश संप्रेषित करने से संबंधित है। यह जनता के साथ अच्छे संबंधों को प्रोत्साहित करता है। कौन? बाह्य संप्रेषण। जो आंतरिक संप्रेषण है वो किसी संगठन के जो कर्मचारी हैं, जो नियोक्ता है, उनके बीच में होगा। जो भी संगठन के कर्मचारी, जो भी संगठन के अंदर जो कर्मचारी हैं, उनके कर्मचारियों के आपस में जो भी संचार होता है, जो विचारों का आदान प्रदान होता है, वो क्या होता है? आंतरिक संप्रेषण होगा। जो बाह्य संप्रेषण होता है वो संगठन के बाहर होगा। जो भी संगठन है, जो भी संस्था है, उसके बाहर होता है। सरकार के विभागों, ग्राहकों, वितरकों, अंतर निगमित संस्थाओं, जनसाधारण इत्यादि को संदेश संप्रेषित करने से संबंधित होता है। जो भी बाह्य संप्रेषण है वो किसी संगठन के अंदर नहीं होगा, उस संगठन के व्यक्तियों के द्वारा बाहर जो भी क्षेत्र है, जो भी समुदाय है, उसमें होता है, तो वो बाह्य संप्रेषण कहलाता है। और यह जनता के साथ अच्छे संबंधों को प्रोत्साहित करता है। आप समझते हैं कि सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी ICT क्या होती है, तो इसको समझ लेते हैं। तो ICT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी। यह सूचना प्रौद्योगिकी तथा टेलीकॉम प्रौद्योगिकी का संयुक्त रूप है, जिसमें सूचना के प्रसरण, प्रसंस्करण तथा संप्रेषण के सभी तकनीकी साधन शामिल होते हैं। क्या है? सूचना और प्रौद्योगिकी का टेलीकॉम प्रौद्योगिकी का संयुक्त रूप है, और जिसमें सूचना के प्रसंस्करण तथा संप्रेषण के सभी तकनीकी साधन शामिल होते हैं। जो सूचना और संप्रेषण के जितने भी तकनीकी साधन हैं, जो संचारों को संचारित कर या संप्रेषित करने के जितने भी माध्यम है, वो सब इसमें शामिल होंगे, वो भी तकनीकी वाले। तो वो क्या कहलाएगी? सूचना और संप्रेषण तकनीकी कहलाएगी, ICT कहलाएगी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहलाती है। सूचना प्रौद्योगिकी क्या होती है? वह तकनीक जो सूचना को प्रौद्योगिकी की मदद से व्यवस्थित कर संप्रेषण योग्य बनाती। प्रौद्योगिकी क्या है? वह तकनीक जो सूचना को प्रौद्योगिकी की मदद से, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से व्यवस्थित कर संप्रेषण के योग्य बनाएगी। जो भी सूचना है, जो भी संदेश, मैसेज जो भी है, वो प्रौद्योगिकी की मदद से जब व्यवस्थित और संप्रेषित होगा, उस योग्य बन जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? सूचना प्रौद्योगिकी कहलाएगा। जब सूचना है जो प्रौद्योगिकी के साथ मिलकर व्यवस्थित हो जाएगी और संप्रेषण योग्य हो जाएगी, मतलब किसी अन्य लोगों तक, जो भी लोग हैं उन तक पहुंचाने योग्य हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी? सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। आप समझते हैं कि तनाव प्रबंधन क्या होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि ये क्या है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये छोटे छोटे टर्म में पूछे जाएंगे, जैसे कि अति लघु हो गया, लघु त्रि हो गया, तो उसमें आप इनको समझेंगे तभी लिख पाएंगे, अन्यथा लिख नहीं पाएंगे। तो तनाव प्रबंधन क्या होता है? तनाव प्रबंधन का तात्पर्य व्यक्ति के अपने विचारों,
अपनी भावनाओं, अपने कार्यक्रमों, अपने पर्यावरण तथा व्यक्ति द्वारा समस्याओं से निपटने के तरीके से संबंधित होता है। प्रबंधन का मतलब होता है कि तनाव से बाहर निकलने की जो योजना है, जो व्यवस्थित तरीका है, वो क्या कहलाएगा? प्रबंधन कहलाएगा। तो जो भी तनाव है उससे बाहर निकलने की योजना जो व्यवस्थित तरीके से बनाई जा रही है वो तनाव प्रबंधन कहलाएगी। तनाव प्रबंधन का तात्पर्य होता है व्यक्ति के अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने कार्यक्रमों, अपने पर्यावरण तथा व्यक्ति द्वारा समस्याओं से निपटने के जो भी तरीके, जो भी संभावित तरीके, जो भी योजना, जो भी व्यवस्थित तरीका बनाया जा रहा है वो तनाव प्रबंधन कहलाता है और ये समस्याओं से निपटने के तरीके से संबंधित होता है। तनाव प्रबंधन समझ आ गया ना? आप समझते हैं कि समय प्रबंधन क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। यह सिद्धांतों, प्रचालनों, कौशलों, साधनों तथा कार्य करने की पद्धतियों का समूह है। कौन? समय प्रबंधन क्या है? सिद्धांतों, प्रचालनों, कौशलों, साधनों तथा कार्य करने की पद्धतियों का समूह है। समय प्रबंधन क्या है? समूह है जो व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से उस समय का अधिक मूल्य प्राप्त करने में सहायक होता है। इससे प्रक्रमों और साधनों का विकास होता है जिससे क्षमता एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है। समय प्रबंधन क्या है? जो समय प्रबंधन होता है वो किसी व्यक्ति के अंदर जो कौशल, साधन और क्षमताएं हैं उनको समय जो होता है, जो भी समय आपके पास उपलब्ध है उतने समय में किस प्रकार से यूज किया जाए कि अधिक से अधिक जो उत्पादकता है उसको बढ़ाया जाए और उसकी जो गुणवत्ता है उसको कम हुए बिना जितना भी समय उपलब्ध है उसमें क्या है? गुणवत्तापूर्ण उत्पादकता को बढ़ाया जाए और अपने सारे कौशल और जो भी संसाधन है उनका उपयोग करने के साथ साथ उनमें वृद्धि की जाए और उतने ही संसाधनों का उपयोग करके अच्छी जो उत्पादकता है उसको निकाला जाए। तो वो क्या कहलाएगा? समय प्रबंधन कहलाएगा कि जितना भी समय हमारे पास उपलब्ध है उसी समय में अच्छे से अच्छा कार्य कर लेना है और बहुत ही कम संसाधनों का यूज करके, तो वो समय प्रबंधन के अंतर्गत आएगा जिससे क्षमता एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है। आप समझते हैं श्रवण कौशल क्या होता है? श्रवण कौशल को समझ लेते हैं। श्रवण कौशल क्या होता है? यह एक सक्रिय प्रक्रिया जिसके 3 भाग हैं। श्रवण कौशल के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। जो भी व्यक्ति जो भी संप्रेषण कर रहा है वो जो भी श्रोता है, जो संप्रेषण करने वाला होता है, एक होता है मैसेंजर जो मैसेज देगा, दूसरा होता है ऑडियंस, है ना? जो ऑडियंस होगी जो आपके मैसेज को सुनेगी। तो जो सुन रहा है, जो श्रोता है, उसके अंदर 3 गुण होने चाहिए। पहले वो आपकी बात को सुनेगा, आप भी जो भी संदेश दे रहे हैं, जो भी मैसेज दे रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे से सुने, उसके बाद उसको समझे, तब क्या करे? तब जाके उस पर प्रतिक्रिया दे, फीडबैक दे, जो उसको समझ में आ तब जाके वो अपने विचारों को व्यक्त करे। तो श्रवण कौशल कितने होते हैं? 3 भाग होते हैं। 3 स्टेज में जाके सफल होता है। पहला होगा कोई भी व्यक्ति आपकी बातों को सुनेगा, उसके बाद समझेगा, तब जाके वो प्रतिक्रिया देगा। तो श्रवण कौशल 3 चरण में संपन्न होता है। पहले सुनेगा, समझेगा, तब प्रतिक्रिया देगा। श्रवण कौशल एक सक्रिय प्रक्रिया है, ये भी याद रखिए, क्योंकि श्रवण कौशल में जो भी श्रोता होता है, जो सुनने वाला होता है, वो सक्रिय होकर सुनेगा आपकी बात को। अब समझते हैं अंतर्व्यक्ति कौशल क्या होता है। ये भी पूछा जाता है कि अंतर्व्यक्ति कौशल किसे कहते हैं। यह किसी व्यक्ति की व्यापारिक संगठनों के अंदर सामाजिक संप्रेषण और बातचीत द्वारा संचालन करने की योग्यता का माप है। कौन? अंतर्व्यक्ति संप्रेषण जो है किसी व्यक्ति या व्यापारिक संगठनों के अंदर सामाजिक संप्रेषण और बातचीत द्वारा संचालन करने की योग्यता का माप है। इसे व्यक्ति अन्य लोगों के साथ परस्परिक क्रिया के लिए उपयोग में लाता है। जो अंतर्व्यक्ति कौशल होता है वो व्यक्तियों में परस्पर जो संदेश है, जो संचार है, उसको उपयोग में लाने की प्रक्रिया होती है और संगठनों के अंदर सामाजिक संप्रेषण और बातचीत के द्वारा संचालन करने की योग्यता का माप होता है। तो अंतर्व्यक्ति कौशल ये होता है। आप समझते हैं कि प्रस्तुति कौशल क्या होता है, प्रस्तुतिकरण कौशल क्या होता है, प्रेजेंटेशन कौशल क्या होता है। तो यह कौशल विचारों और जानकारी को संप्रेषित करने में प्रयुक्त होता है। प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है कि जो भी आप अपने विचार, जो भी संदेश देना चाह रहे हैं, उसको किस प्रकार से रख रहे हैं, रखने का जो तरीका है, प्रेजेंटेशन का जो तरीका है, प्रेजेंटेशन स्किल है, वो प्रस्तुतिकरण कौशल होता है। इसमें वक्ता का व्यक्तित्व सामने आता है। यह सभी भागीदारों के बीच तुरंत पारस्परिक संवाद करने की अनुमति देता है। जो प्रस्तुतिकरण का कौशल है वो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को, जो भी संदेश बताने वाला व्यक्ति है, जो मैसेंजर है, वो किस व्यक्तित्व का है, उसके बात करने के तरीके से, उसके प्रेजेंट करने के तरीके से पता चल जाता है और
यह सभी भागीदारों के बीच तुरंत पारस्परिक संवाद करने की अनुमति देता है। कौन? प्रस्तुतिकरण कौशल। आप समझते हैं कि जनसंपर्क क्या होता है। जनसंपर्क इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। किसी गतिविधि, कारण, आंदोलन, संस्थान, उत्पाद या सेवा प्राप्त करने के लिए जानकारी, अनुनय, समायोजन, संपर्कों द्वारा प्रयास जनसंपर्क कहलाता है। जनसंपर्क का मतलब होता है कि जनता तक संपर्क। जनता से आप जो संपर्क करेंगे वो किस विधि से करेंगे? किसी गतिविधि के माध्यम से करेंगे आप। जनता तक अगर जनता से संपर्क करना है तो क्या करेंगे? कोई गतिविधि करेंगे, कोई एक्टिविटी लेंगे, कोई कारण होना चाहिए, या फिर आंदोलन के माध्यम से करेंगे। संस्थान कोई होना चाहिए, तभी संस्थान के उस संस्था के द्वारा किया जाएगा। उत्पाद या सेवा प्राप्त करने के लिए जानकारी होनी चाहिए। जो भी आप के लिए आप जनता तक संपर्क करना चाहते हैं, तो उस जो मामला है, जो भी टॉपिक है, जो भी मुद्दा, उसके बारे में जो भी योजना है, कुछ भी है, तो उसके बारे में आपको पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ही आप अपनी बात को जनता तक संपर्क करके पहुंचाएंगे। समायोजन तथा संपर्कों द्वारा प्रयास जनसंपर्क कहलाता है। और इन सभी जो चरण है, इन और जो ये सभी कारण, इन माध्यमों के द्वारा जो संपर्क किया जाएगा जनता तक, वो जनसंपर्क कहलाता है। विज्ञापन क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। विज्ञापन किसी उत्पाद संबंधी लोगों में जानकारी फैलाना था, लोगों को उत्पाद के उपभोग के लिए राजी करना। विज्ञापन का मतलब होता है कोई भी नया प्रोडक्ट जो बन रहा है, कोई भी नई चीज़ जो मार्केट में आ रही है, उस प्रोडक्ट से संबंधित जो भी जानकारी है, जो भी सूचना है, वो लोगों तक फैलाना है और उस उत्पाद के बारे में जानकारी देना क्या कहलाएगा? विज्ञापन कहलाएगा। कि जो भी विज्ञापन, जो भी विज्ञापति है, उसके बारे में जो विज्ञापन बनाया जाएगा, उससे संबंधित जितनी भी जानकारी पहले उसको लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जब लोग उसके विषय में जानकार हो जाएंगे, उस पदार्थ या प्रोडक्ट से संबंधित जो भी जानकारी उनको हो जाएगी, तभी उसे क्या करेंगे? क्रय करेंगे। तो किसी उत्पाद संबंधी लोगों में जानकारी फैलाना था, लोगों को उत्पाद के उपभोग के लिए राजी करना। इतनी जानकारी फैला, उनको इतना आकर्षित कर लेना उस उत्पाद के प्रति कि वो उसको खरीदने के लिए, क्रय करने के लिए क्या हो जाए? राजी हो जाए, उपभोग करने के लिए। जब वो किसी वस्तु को खरीदेंगे तभी तो उसका उपभोग करेंगे, यूज़ करेंगे, तो वो विज्ञापन कहलाता है। तो आपको क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस पे जितने इंपॉर्टेंट, अभी जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगी कि वो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और पूछी जाएंगी, वो सभी इस पे ऐसे ही छोटी छोटी क्लास में करवाई जाएंगी। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो टाइम पे मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।